हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर यानी क्या होता है, सदिश। बहुत ही लंबा टॉपिक है वेक्टर, और एक हम आगे पढ़ेंगे वेक्टर 3D। दोनों टॉपिक का बहुत वेटेज रहता है। लगभग क्वेश्चन, लगभग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 10-12 क्वेश्चन दोनों से मिला के ज़रूर आते हैं एक पेपर में, यानी आपका 20 से 25 तक इसका वेटेज रहता है। अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छे स्कोर के लिए पहुंच जाएंगे। और आसान टॉपिक है, ज़्यादा कुछ इसमें एफर्ट आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी इसमें हम करेंगे नहीं। और देखते हैं सबसे पहले वेक्टर होता क्या है। वेक्टर से पहले हम देखेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हमारे पास क्या होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी सदिश राशि और एक होती है हमारी अदिश राशि। अब सदिश राशि हमारी क्या होती है, राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। जैसे हमारा बल हो गया, वेग हो गया। अब एक ऐसी राशि होगी जिसमें हमको क्या देगा, परिमाण भी देगा और दिशा भी देगा। तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो गई। अब जैसे हमको बोल दिया कि 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाओ, तो 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना क्या हो गया, एक सदिश वेक्टर। उसने दिशा भी बता दी, उत्तर दिशा में जाओ, और परिमाण भी बता दिया 5 किमी। अब अदिश राशि क्या है, राशियाँ जिनमें केवल परिमाण हो तथा दिशा की कोई बात न हो, जैसे चाल एवं दूरी। अब जिसमें केवल क्या हो, परिमाण। परिमाण मतलब हमने बोल दिया 5 किलो। अब 5 किलो मेरे पास क्या है, मेरे पास कोई दिशा नहीं है, तो ये मेरे पास क्या हो गई, अदिश। अब 5 किलो परिमाण तो है मेरे पास किलो, लेकिन इसमें कोई आगे पीछे कुछ बोला नहीं है, यानी कि ये क्या है, एक अदिश। जैसे हमको बोल दिया 5 किलोमीटर, अब उसने इससे नहीं बोला उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, उसने कोई हमको आगे सिग्निफिकेंस नहीं दिया है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक अदिश राशि। तो ये चीज़ है हमारे पास। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बल सदिश है, अदिश है, वेग सदिश है, अदिश है, तो जिनके लिए हमको परिमाण तथा दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी क्या होंगी, सदिश राशियाँ। और जो जिसमें हमको केवल परिमाण की ज़रूरत पड़ती है वो क्या होगी, अदिश राशियाँ। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगला है निर्देशित रेखाखंड। अब निर्देशित रेखाखंड क्या होगा हमारा, जैसे मेरे पास ये एक वेक्टर है, मैं वेक्टर को ऐसे निर्देशित करूँगा। अब ये मेरा क्या है, ये मेरा टेल है, और ये मेरा हेड है, और ये मेरी टेल है। यानी कि ये मेरा सर है और ये मेरी क्या है, पूँछ। मेरी नहीं, मतलब वेक्टर की। तो ये वेक्टर के हम क्या बोलेंगे, हमेशा पूँछ, और ये क्या होगा, हमारा वेक्टर। अब इसको हम निरूपित कैसे करेंगे, जैसे ये ए है, ये बी है, तो जहाँ जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है वो बाद में लिखा जाएगा, ए बी, और उसके ऊपर हमेशा डिनोट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए बी वेक्टर। इसका मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ए और बी के बीच में कोई वेक्टर है, और उसको हम ऐसे निरूपित करेंगे। ए बी वेक्टर इज टू 5 दे दिया, तो हमारे पास हमको पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई कितनी है, 5। अब इसका मोड कैसे लिखेंगे, ए बी का मोड, और यहाँ पे ये इसका क्या होता है, परिमाण। यानी कि इसका क्या परिणाम है, परिमाण है 5। इसका परिमाण हमको ऐसे डिनोट करना होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, बी की ए से बी की तरफ वेक्टर। तो ये बी जो जिस तरफ इसका हेड होगा उसकी तरफ हमेशा वेक्टर की दिशा होगी, यानी कि ए से बी की तरफ। ऐसे बोलेगा, ए से बी की तरफ। बी की तरफ यानी हमारा जो हेड होगा वो किधर होगा, बी की तरफ। तो ये चीज़ हमको आनी चाहिए। इसको ऐसे डिनोट करेंगे और इसके परिमाण को हम ऐसे डिनोट करेंगे। अब आगे है हमारे पास इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में है शून्य सदिश। शून्य सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, अर्थात प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान हो, शून्य सदिश कहलाता है। जैसे मेरे पास ये था और मैंने बोला इसी पे दूसरा बिंदु है, ए बी इसी पे है, बी भी इसी पे है, ये एक वेक्टर है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, शून्य सदिश। यानी इसका परिमाण कुछ भी नहीं, परिमाण है लेकिन परिमाण है क्या, जीरो है। तो ये इसका मतलब हो गया, शून्य सदिश का मतलब हो गया परिमाण तो है लेकिन वो कितना है, शून्य है। अगला है इकाई सदिश। सदिश जिसका परिमाण इकाई हो। अब इकाई सदिश क्या होता है, जिसका परिमाण हमारे पास क्या हो, 1 हो, यानी जिसकी लेंथ हमारे पास क्या हो, 1। अब इकाई सदिश को हम निरूपित कैसे करते हैं,
ए ले लिया और उसके ऊपर हमने क्या लगा दी, कैप, यानी कि ए जो कैप होता है वो हमारा क्या होता है, इकाई सदिश। अब वो इतना बड़ा तो हर बार लिखेगा नहीं कि इकाई सदिश इकाई सदिश इकाई सदिश, उसके लिए वो सीधा क्या यूज करेगा, ए और उसके ऊपर कैप। तो हमको क्या समझना है, ये हमारा क्या है, इकाई सदिश। अब इकाई सदिश हम ज्ञात कैसे करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे ए सदिश अपॉन इसका मोड, समझ गए। अब हमारे पास जैसे हमको बोल दिया कि हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, उसका मूल्य 100 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 100/5 हम लिखते हैं, यानी कि ये एक का मूल्य आता है। उसी प्रकार हमारे को दे दिया एक वेक्टर है, तो उसका मतलब इकाई सदिश कितना हुआ, तो इसका परिमाण नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आया था कि मतलब एक वस्तु का निकालना था, तो वो वस्तुएं क्या आ गई, नीचे, यानी उनका परिमाण क्या आ गया था, नीचे। वहीं पे यहाँ पे क्या हुआ, ये सदिश था यानी टोटल था, इसका अगर इकाई निकालना है तो इसका परिमाण हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा खेल सिर्फ सदिश में इसी सदिश का है, इकाई सदिश का। तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। ए कैप, इसको ए कैप बोलते हैं, इक्वल्स टू ए सदिश अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। आगे है हमारे पास धनात्मक अक्ष y अक्ष तथा z अक्ष की दिशा में इकाई सदिश क्रमशः i, j तथा k होंगे। अब वो क्या करेगा, ऐसे तो लिख के नहीं देगा, जब 4x अक्ष 5y अक्ष ऐसे वो नहीं लिखेगा, वो सीधा क्या लिखेगा, 4i कैप 5j कैप, और अगर z में है तो मान लीजिए कुछ भी 9k कैप के लिखेगा। ये इसलिए है, i को हमको क्या समझना है, पॉजिटिव i, यानी कि धनात्मक। जैसे हमारे पास ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और यहाँ पे एक बार हम दोनों y अक्ष और y की बात करते हैं, ये माइनस अक्ष है और ये माइनस y है। तो अगर उसको प्लस अक्ष में दर्शाना होगा तो वो क्या यूज करेगा, i कैप, और अगर माइनस अक्ष में दर्शाना होगा तो 4-4i कैप। 4 एक बार मैं मतलब परिमाण ले रहा हूँ, बाकी क्या डिनोट करेगा, -i कैप। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि वो इसके माध्यम से हमको क्या बता रहा है, अक्ष यानी अक्षांशों की दिशा बता रहा है। अब वो अक्ष y अक्ष ऐसे नाम तो बार बार यूज करेगा नहीं, उसके लिए उसने क्या किया, अपना काम आसान करने के लिए बोला, मैं अक्ष को बोलूँगा i कैप, y को बोलूँगा j और z को बोलूँगा k। और अगर इनकी तरफ हम इकाई सदिश लेंगे तो i को इसको बोलूँगा अक्ष को i कैप, y को j कैप और z को k कैप। उसने अपना काम आसान करने के लिए अपना एक औजार निकाल लिया, जिसको हमने क्या बोला, i, j तथा k। तो ये चीज़ हमको याद होनी चाहिए। अगला है हमारे पास a इक्वल्स टू 3i कैप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं, 3i कैप प्लस 4j कैप। सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करो। इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पीछे देखते हैं। अगर हमको मान लीजिए अक्ष और y में कुछ दिया हुआ है, जैसे हमको ये अक्ष है और ये y अक्ष है, यहाँ पे हमको कोई पॉइंट दे दिया और बोल दिया इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो इसका हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारे पास अक्ष हो गया और ये हमारे पास y अक्ष हो गया, तो इसका हम क्या करेंगे, अक्ष का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। जैसे हम ट्रायंगल लॉ में करते हैं सेम वही है, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, मोड किसी भी बिंदु का। अगर जेड में लेंगे, जेड में लिया तो इसका एक कंपोनेंट एक्स होगा, एक वाई होगा और एक जेड होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यह आगे समझ में आएगा, एक बार सिर्फ आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बोला है, सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करो। इकाई सदिश के लिए हमने अभी क्या देखा था, ए कैप इक्वल्स टू, यहाँ पे ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। अब ए का मैग्नीट्यूड में निकालूंगा तो मेरे पास 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आ जाएगा 5। अब ए कैप ज्ञात करना, ए कैप ज्ञात करना है तो 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, तो ये क्या हो गया 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। ये मेरा क्या हो गया, एक इकाई सदिश हो गया। अब इसने बोला ए की दिशा में 10 इकाई वाला सदिश ज्ञात करो। अब 10 इकाई परिणाम वाला सदिश ज्ञात करना है। हमारे पास इकाई सदिश आ चुका है, ये हमारा क्या हो गया, इकाई सदिश। अब मेरे को जैसे ऐसे बोल दिया 10 वस्तुओं का मूल्य 100 रुपये है,
तो 5 वस्तुओं का मूल्य ज्ञात करो। अब मैं क्या करूँगा, 100/10 करूँगा, 1 का निकालूंगा और उसके बाद क्या करूँगा, 5 से गुणा कर दूंगा। जैसे मान लीजिए 10 का मूल्य 100 है तो 1 का मूल्य कितना हुआ, 10 रुपया। अब मेरे को बोला 5 का मूल्य ज्ञात करो, तो मैं कितना करूँगा, 10 × 5 50। अब वैसे ही मेरे को यहाँ क्या करना है, 10 इकाई परिमाण वाला इकाई सदिश ज्ञात करना है। इकाई सदिश मेरे पास पहले आ गया और अब मेरे को 10 इकाई वाला ज्ञात करना है, तो मैं इससे क्या कर दूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा। तो ये 5 इन से 2 बार कट जाएगा दोनों से और यहाँ पे 6i कैप प्लस 4j कैप, ये हमारे पास बच जाएगा। तो ये चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि हमारे पास इकाई सदिश है, यानी 1 की वैल्यू है, 10 इकाई का पूछा तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास इक्वल वेक्टर। दो सदिश समान सदिश होते हैं यदि उनके परिमाण तथा दिशा दोनों समान हों। अब क्या बोल रहा है, दो चीज़ें हैं यानी दो सदिश हैं, पहला सदिश A है, दूसरा सदिश B है। ये समान कब होंगे, जब इनका परिमाण समान होगा यानी मैग्नीट्यूड समान होगा और इनकी डायरेक्शन भी क्या होगी, समान। यानी कि ये दोनों वेक्टर अगर दोनों लंबाई में समान हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये क्या होंगे, इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश होंगे। अगर मैं डायरेक्शन उल्टी कर देता हूँ, डायरेक्शन मैंने उल्टी कर दी, ये इक्वल नहीं रहेंगे चाहे इनका परिमाण क्या हो, समान हो, लेकिन इसकी दिशाएं उल्टी है तो ये क्या नहीं रहेंगे, इक्वल वेक्टर नहीं रहेंगे। तो ये हमारे को समझ में आना चाहिए। ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, एक अपनी जानकारी के लिए बता दिया। अगला है समांतर या संरेखीय सदिश। समांतर या संरेखीय सदिश क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, लाइन ऑफ सेगमेंट पैरेलल होती है। यानी कि ये एक सदिश है और ये एक सदिश है, ये दोनों पैरेलल कब होंगे, जब इनकी लाइन ऑफ सेगमेंट यानी ये जिस लाइन पे बने हैं वो क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। यहाँ पे दिशा का परिमाण का कोई लोचा नहीं है, अगर दिशाएं उल्टी हैं तो भी ये क्या है, समांतर या संरेखीय है। संरेखीय क्या होंगे, जो एक ही रेखा पे होंगे, और समांतर क्या होंगे, जो इनकी जो लाइन ऑफ सेगमेंट है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। अब अगर विपरीत दिशा में है, परिमाण समान नहीं है तो भी समांतर हैं, अगर दोनों छोटे बड़े हैं तो भी समांतर हैं, और अगर दोनों समान हैं तो भी समांतर हैं, तो भी क्या माने जाएंगे, समांतर। अगर वो दोनों की लाइन ऑफ सेगमेंट क्या है, समांतर। यहाँ पे परिमाण हमको नहीं देखना है, दिशा हमको नहीं देखना है, समांतर मतलब दोनों की लाइन ऑफ सेगमेंट समांतर होनी चाहिए। अब अगर समांतर है तो समांतर कोई वेक्टर है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी के रूप में हम लिख सकते हैं। यानी कोई वेक्टर बी था उसको हम लेमडा से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो उसके समांतर। जैसे ए वेक्टर मैंने कुछ मान लिया, जैसे ए वेक्टर माना मैंने 10i के प्लस 20j के प्लस 30k कैप। अब मैंने क्या किया, 10 को यहाँ से कॉमन ले लिया, 10 को कॉमन लिया तो i के प्लस 2j के प्लस 3k कैप मेरे पास आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, ये हमारा ए सदिश है, ये हमारा लेमडा है और ये हमारा बी सदिश है। तो यही चीज़ हमारे पास क्या बन रही है, ये चीज़। अब ये चीज़ और ये चीज़ समान है यानी ये दोनों समांतर हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अगर ए संरेखीय या समांतर सदिश हैं तो हम इनको ए इक्वल टू लेमडा बी के रूप में लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हमारा क्या है, वही समांतर सदिश। यानी कि हम इसको पैरेलल वेक्टर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, जैसे ये पैरेलल हो गया, ये तो ये क्या है, लाइक पैरेलल, इसको हम बोलेंगे लाइक पैरेलल। और अगर हमारे पास ऐसा है तो ये इसको हम बोलेंगे अनलाइक पैरेलल। पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टी। तो ये हमको क्वेश्चन में पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन दे देता है और उसमें दो ऑप्शन डाल देता है, लाइक अनलाइक, तीसरा और चौथा दो और ऑप्शन डाल देता है, बोलता है कौन से पैरेलल है। तो हम क्या निकाल लेते हैं, पैरेलल तो निकाल लेते हैं लेकिन डायरेक्शन पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वहाँ पे डायरेक्शन पे भी हमको ध्यान देना होगा। अगर विपरीत डायरेक्शन है तो वो अनलाइक पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में है तो वो लाइक पैरेलल होंगे। यहाँ पे है हमारे पास नोट, ये A1i के प्लस A2j के प्लस A3k के, और ये B है B1i के प्लस B2j के प्लस C3k। तो इसको हमें, अब ये क्वेश्चन है यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसने
ये दोनों संरेखीय सदिश है तो हमको कंडीशन बतानी है। अब संरेखीय सदिश है तो मैंने कंडीशन क्या बताई थी, ए इक्वल्स टू लेमडा बी के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। यानी ए इक्वल्स टू लेमडा बी के रूप में लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँगा, ए आई कैप प्लस ए टू जे कैप नहीं सॉरी ए टू जे प्लस ए थ्री के इक्वल्स टू लेमडा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस सी थ्री के। ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको क्या लिखूँगा, मेरी ये टर्म इसके टर्म के बराबर होगी, यानी आई के बराबर आई होगी। तो ए इक्वल्स टू ए वन इक्वल्स टू लेमडा बी वन और ए टू इक्वल्स टू जे कैप के बराबर होगा तो बी टू लेमडा बी टू, ए थ्री इक्वल्स टू लेमडा सी थ्री। ये हमारे पास हो गया। अब मैं क्या लिखूँगा, लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए वन अपॉन बी वन इक्वल्स टू लेमडा। अब लेमडा हमारा किसके बराबर है, ए टू अपॉन बी टू के इक्वल्स टू लेमडा हमारा किसके बराबर है, ए थ्री अपॉन सी थ्री के। तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ से कंडीशन आ गई। यानी लेमडा इक्वल्स टू ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री। जो मैंने पीछे अभी क्वेश्चन में किया था सेम वही कंडीशन आ रही है। यानी कि जो हमारा क्या है कॉमन पार्ट है वो बाहर आ जाएगा और सेम अपॉन में वो का वो चला जाएगा। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा लोचा है नहीं। इस बेसिकली ध्यान ये रखना है, ये पूरे चैप्टर में काम आएगी इसमें और 3D में। हम संरेखीय सदिश हैं तो क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू लेमडा बी। अब वो क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ नहीं देगा, वो क्वेश्चन में बोलेगा ए और बी संरेखीय सदिश हैं तो बताओ। तो संरेखीय सदिश है तो बताओ, हमको पहली लाइन क्या ध्यान में आनी चाहिए, ए इक्वल्स टू लेमडा बी, यानी ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर हम इसको लिख सकते हैं। ये अपनी समझ होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लो, पी लो खा लो कुछ भी करो लेकिन इसको याद रखो। अगला है जैसे यही है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू लेमडा बी के रूप में लिखना है। अब इसको हमको इसने बोला है कि चेक करो कि दोनों संरेखीय हैं या नहीं। अब अगर संरेखीय होंगे तो हमारी ये कंडीशन क्या है, फुलफिल हो जाएगी, और अगर संरेखीय नहीं होंगे तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इसको आप प्रूफ चेक करेंगे कि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू लेमडा बी, ये वेक्टर है, थोड़ा ध्यान रख लेना, ये वेक्टर है। ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा बी वेक्टर। तो यहाँ पे 1 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के इक्वल्स टू 2 लेमडा, और यहाँ पे 2 आई के प्लस 4 जे के प्लस 6 के। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन लिया तो मेरे पास लेमडा क्या आ गया, 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। अब मैंने i को i के साथ रखा तो 1/1 इक्वल्स टू 2 के साथ 2 रखा तो 2/2 इक्वल्स टू 3/3। तो ये हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। यानी कि ये दोनों क्या है, संरेखीय सदिश हैं। यहाँ से भी देख सकते हैं जब मैंने लेमडा कॉमन ले लिया यानी 2 कॉमन ले लिया तो यही वेक्टर मेरे पास यही वेक्टर बन रहा है। तो इसका मतलब ये a इक्वल्स टू लेमडा बी के रूप में लिखा गया। तो ये हमारा क्या हो गया, संरेखीय सदिश हो गया। अगला क्वेश्चन है जैसे ये, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 है प्लस आई है, जे है प्लस 2 के है। अब इसको मैं अगर लिखने बैठूँ तो 2i प्लस 2j प्लस के। अब 1/2 लिखा आई के इक्वल्स टू 1/2 लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 2/1। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो गई, फेल। यानी मेरा लेमडा अब यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा है, यानी ये सदिश मेरे पास इधर नहीं बन रहा है। तो ये दोनों क्या है, असंरेखीय सदिश हैं, यानी संरेखीय नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 2 वेक्टर दे देगा, बोलेगा संरेखीय है या नहीं। तो हमको चेक क्या करना है कि मेरे पास लेमडा निकल के आ रहा है या नहीं, यानी ये इधर वाला सदिश बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हुई, 1/2 तो आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया 2/1। तो ये यहाँ पे गलत हो गया। अगला है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में हम देखते हैं, पहला है टाइप्स ऑफ वेक्टर में फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसको अगर मैं हिला लूँ, यानी कि मेरे पास पहले यहाँ था और इसका परिणाम मैंने चेंज नहीं किया, इसको मैं यहाँ ले आया, इसके यहाँ लाने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। यानी कि मैं पहले यहाँ लगा रहा था, अब यहाँ लगा रहा हूँ, इसका मेरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे एक दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है,
मैं इसके ऊपर धक्का लगा रहा था, अब मैं नीचे धक्का लगा रहा हूँ, और परिमाण कितना है उसका उतना ही, लेकिन दीवार पहले भी नहीं हिल रही थी, अब भी नहीं हिल रही है। तो ये क्या हो गया मेरा फ्री वेक्टर, चाहे मैं इसको कहीं भी ले जाऊं इसका कोई औचित्य नहीं है, यानी इसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये क्या हो गया फ्री वेक्टर। अब क्या होता है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर होता है हमारे पास ऐसा वेक्टर जिसको अगर मैं हिलाऊंगा परिमाण बिना चेंज करे तो भी उसका असर हमको क्या है साफ साफ दिखाई देगा, यानी उसका इफेक्ट हमको दिखाई देगा। जैसे मेरे पास एक ब्लॉक था, ये ब्लॉक था 5 kg का, अब मैंने इसके ऊपर बल लगाया तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पे टॉपल कर रहा था, यानी कि ये इधर से इधर हो जा रहा था, इसका ये वाला फेस इधर आ रहा था, यानी कि ये इधर उलट जा रहा था। अब मैं इसको नीचे लगाने लगा तो क्या हुआ, ये ब्लॉक क्या हुआ आगे खिसकने लगा। अब ये उलट नहीं रहा, ये आगे जाने लगा। पहले लगा रहा था ये उलट जा रहा था, अब लगा रहा हूँ ये आगे जा रहा है। तो ये क्या हो गया लोकलाइज्ड वेक्टर, यानी कि इसका अगर मैं परिमाण बिना चेंज किए इसको स्पेस में कहीं भी हिलाऊंगा तो ये मेरे पास क्या होगा अपना असर दिखाएगा, यानी अपना इफेक्ट दिखाएगा, और फ्री वेक्टर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो ये दोनों में अंतर है, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर में। इनका ज़्यादा हमको कोई पूछने वाला है नहीं, ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी है। आज का लास्ट पॉइंट हम देखते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमारे पास हमने पढ़ा था ये इसकी क्या है पूँछ है और ये इसका सर है, और यहाँ पे ये इसकी पूँछ है और यहाँ पे ये इसका सर है। अगर दोनों की पूँछ और सर मिले हों, यानी दोनों की पूँछ मिले हों, अगर उनके बीच का कोण है तो वो हमारा सही कोण है, यानी इस कोण को हम ज्ञात करेंगे। अगर दोनों के बीच दोनों सर मिले हुए हैं तो हम इसका बीच का कोण भी ले सकते हैं, यानी ये कोण भी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमको दे दिया ये इसका सर और इसकी हमारे पास पूँछ मिले हुए हैं तो ये कोण इसके बीच का कोण नहीं है, यानी कि हमको ये कोण ज्ञात करके नहीं बताना है। अगर दो वेक्टर हमको ऐसे दे दिए हम ये कोण करके ज्ञात करके बता दें हमारा कोण क्या हो जाएगा सही। दो के सिर मिले हुए हैं, हमने क्या किया कोण ज्ञात किया, हमारा कोण क्या हुआ सही। लेकिन अगर एक की पूँछ और एक का सर मिला हुआ है फिर हमने ये कोण ज्ञात कर दिया तो ये चीज़ क्या हो गई हमारी गलत। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वेक्टर हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, यानी कि ये फ्री वेक्टर है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इतने ही परिमाण को मैं क्या करूँगा आगे लेके चला जाऊँगा, तो ये क्या यहाँ पे इसकी पूँछ आ गई, यहाँ पे इसका सर आ गया। अब दोनों की क्या हुई हमारे पास पूँछ मिल गई, पूँछ मिल गई तो मैं ये कोण ज्ञात कर सकता हूँ, और ये कोण हमारा क्या होगा सही कोण होगा। इसी को हमें क्या कर सकता था, अगर ये है इसको मैं पीछे ले जा सकता था, पीछे ले जाता तो हमारे पास ये यहाँ पे बनता तो दोनों का सर मैच हो जाता, सर मिलता तो हमारे पास यहाँ पे ये कोण मेरा कोण हो जाता। तो अगर हमको कोई कोण पूछे यानी एंगल पूछे तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों के सर या दोनों के पूँछ मिले हुए हैं, कहीं दोनों के सर और पूँछ तो नहीं मिले हुए हैं, यानी सेम चीज़ें दोनों की मिली हुई होनी चाहिए और वही कोण इनके बीच का कोण होगा। अगर गलती से भी सर और पूँछ मिले हुए हैं और ये कोण हमने निकाल दिया हमारा कांड वहीं हो गया। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। आज के वीडियो में हमारे लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।